जेफ बच्चों से कहता है कि हेडफोन लगाकर मूवी देखो और फिर बताता है कि ये लोग सीजे को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उसने सीजे को बुरे लोगों से बचाया था। हाईवे पर एक बोर्ड पर एम्बर अलर्ट दिखता है। जेफ कहता है तुम्हारा वाला तो मेरे से अच्छा लग रहा है। ब्रायन कहता है कि कार रोककर पुलिस को कॉल करनी होगी, लेकिन उसे याद आता है कि उसका फोन बक्की चीज में ही रह गया। उसी समय इमिली जेफ के फोन पर कॉल करती है। जेफ बड़ा खुशी से फोन उठाता है और कहता है कि ब्रायन उसके बारे में बहुत बात करता है। इमिली, जिसे पता नहीं होता कि वह स्पीकर पर है, कहती है कि जेफ तो कूल लग रहा है। ब्रायन ने तो उसे अजीब इंसान बताया था। ब्रायन कुछ कह पाता इससे पहले वह देखता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है और कॉल काट देता है। जेफ कुशलता से कारों के बीच से निकलकर पीछा छुड़ाता है, लेकिन तभी पुलिस कारें उनके पीछे लग जाती हैं। फिर एक काली एसयूवी पुलिस कार को टक्कर मार देती है। आगे वे मामा माफिया यानी लेस्ली और उसकी ग्रुप से सामना करते हैं। लेस्ली फोन पर एम्बर अलर्ट देती है और बाकी माओ से कहती है कि उस कार को घेर लो। जेफ उसे देखकर कहता है वो हॉट है यार, पता नहीं मैं उसे मार पाऊंगा या नहीं। लेस्ली अपने बेटे से कहती है कि ड्राइवर को तेज कर दे। जेफ उनकी कार को टक्कर मारता है और लड़का गलती से अपनी माँ को ही तेज कर देता है। कुछ देर बाद पीछा करती हुई काली कार एक ट्रक के नीचे आ जाती है। 1 घंटे बाद जेफ कार पार्क करता है, लेकिन कार पीछे लुढ़कने लगती है। ब्रायन कहता है कि उसे पकड़ो, पर जेफ कहता है कि कोई बात नहीं, इसे तो वैसे भी चोरों वाली कार मान लिया गया है, अब उसे नई चुरानी होगी। ब्रायन कहता है कि वह अब घर जा रहा है, लेकिन जेफ चेतावनी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वे लोग उसके परिवार के पीछे भी आएंगे। आखिरकार जेफ सब बताता है। आर्मी छोड़ने के बाद उसने एक टॉप सीक्रेट जगह पर सिक्योरिटी जॉब ली थी। उसे नहीं पता था कि वह जगह किसकी है और वहाँ क्या होता है। उसका काम सिर्फ गश्त करना और कभी कभी रैंडम ड्रग टेस्ट देना था। वहाँ वह बस एक और आदमी को देखता था, एक दाढ़ी वाला जो जैक गैलिफियानाकिस जैसा दिखता था, इसलिए उसने उसका नाम जैक रख दिया। कुछ हफ्ते पहले एक रहस्यमयी पैकेज वहाँ आया। जेफ ने उसे बाहर छोड़ना ठीक नहीं समझा, इसलिए वह उसे अंदर ले गया। तभी उसे एक दरवाजे के पीछे आवाज आई और उसने एक बच्चे को पाया जिसने अपना नाम सीजेड बताया। ब्रायन कहता है कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन जेफ मना कर देता है। वह बताता है कि उसने कोशिश की थी। वह सीजे को पुलिस के पास ले गया और बताया कि बच्चा उसका नहीं है, बल्कि वह उसे वहाँ से लेकर आया है, लेकिन पुलिस ने उल्टा उसी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। उधर बच्चे एक कैंडी शॉप में घुस जाते हैं और इतनी मिठाई खा लेते हैं कि पूरी तरह हाइपर हो जाते हैं। उसी समय काली कार वाले लोग शहर में पहुंच जाते हैं। उन्होंने ब्रायन का फोन भी ले लिया है और अब लुक्स के जीपीएस से सीजे को ढूंढ रहे हैं। लुक्स और सीजे उन लोगों को देखते हैं और भाग जाते हैं। भागते भागते वे लुक्स के बुलियों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार सीजे अकेले ही सब बुलियों की धुलाई कर देता है। उधर ब्रायन जेफ से पूछता है कि क्या वह किसी और बात में भी झूठ बोल रहा है, जैसे पत्नी की मौत और सीजे का उसका बेटा होना। जेफ हिचकिचाता है और फिर मान लेता है कि सीजे का नाम असल में क्रिस्टोफर भी नहीं है, और वह यह भी स्वीकार करता है कि उसे यह तक नहीं पता कि उस बच्चे का असली नाम क्या है। इतने में उन्हें दूर से काली कारें आती हुई दिखती हैं। जेफ कार चुराने का सुझाव देता है, लेकिन ब्रायन इनकार कर देता है और अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। अचानक गोलियां चलने लगती हैं। ब्रायन लुक्स और सीजे तक पहुंचता है। दोनों छिपकर बैठे होते हैं। लुक्स घबराकर पूछता है कि जेफ कहां है, क्योंकि वही उन्हें बचा सकता है। तभी एक आदमी बंदूक ताने उनकी तरफ बढ़ता है। अचानक जेफ एक कार चलाते हुए कहीं से प्रकट होता है और उस व्यक्ति को कुचल देता है। वे सब मिलकर भागने में सफल होते हैं, लेकिन ब्रायन समझ नहीं पा रहा कि वे लोग कैसे बार बार उन्हें ढूंढ लेते हैं। तभी उसे समझ आता है उसका फोन। उसे एहसास होता है कि जीपीएस की वजह से वे लोग उन्हें ट्रैक कर रहे हैं। वह जल्दी से लुक्स को फोन बंद करने को कहता है। लुक्स पहले सीजे का धन्यवाद करता है कि उसने उसे पहले बचाया था। आगे सीट पर ब्रायन जेफ को बताता है कि उसे लगता है वह अच्छा पिता नहीं है। जेफ मना करता है और कहता है कि ब्रायन बहुत अच्छा पिता है, क्योंकि वह अपने बेटे को हर हाल में बचाना चाहता है और लुक्स उसे बहुत प्यार करता है, जबकि सीजे उसे नहीं मानता। ब्रायन बताता है कि उसने सोचा था कि उसके बच्चे 20s या 30s में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ने एमिली को उसकी जिंदगी में भेजा, जो उसके हिसाब से उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। ब्रायन कहता है कि जब लुक्स ने पहली बार उसे डैड कहा था तो वह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था, लेकिन कभी कभी उसे लगता है कि लुक्स के पास उससे बेहतर ज्यादा कूल पिता होना चाहिए था। जेफ कहता है कि ब्रायन पहले से ही कूल है और वह खुद तो कुछ भी कर लेता अगर उसे ब्रायन जैसा पिता मिला होता। ब्रायन अपना गला साफ करता है और कहता है कि उन्हें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ कोई उन्हें ट्रैक न कर सके। जेफ उन्हें एक रिटायरमेंट होम ले जाता है जहाँ उसका अलग रह रहा पिता गॉर्डन रहता है। गॉर्डन वही आदमी है जिसने जेफ को 4 साल की उम्र में छोड़ दिया था। गॉर्डन सीजे को देखकर मान लेता है कि वह जेफ का बेटा है। जेफ बताता है कि सीजेड उसका बेटा नहीं है, लेकिन गॉर्डन को भरोसा नहीं होता। गॉर्डन फिर बताता है कि उसने पत्नी को खोने के बाद समझ नहीं पाया कि बच्चे को अकेले कैसे संभाले, इसलिए उसे अनाथालय में छोड़ दिया। वह कहता है कि वह उस समय छोटा, डरा हुआ और समझ से बाहर था, लेकिन उसने सालों तक जेफ पर नजर रखी। जेफ सीजे को देखकर ध्यान से उसे देखता है और महसूस करता है कि यह बच्चा उससे काफी मिलता जुलता है, और तब उसे एक झटका सा लगता है, क्या सीजे सच में उसका बेटा हो सकता है। ब्रायन पूछता है कि क्या उसे अंदाजा है कि माँ कौन हो सकती है। जेफ शर्माते हुए बताता है कि वह उन दिनों बहुत इधर उधर घूमता रहता था, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं, लेकिन वह खुश होकर सीजे से कहता है कि वे दोनों मिलकर एक शानदार टीम बनेंगे। फिर वह गॉर्डन को बताता है कि वे मुश्किल में हैं और पूछता है कि क्या वह थोड़ी देर बच्चों को देख सकता है। गॉर्डन साफ मना कर देता है। कार में वापस बैठकर ब्रायन कहता है कि उन्हें पता लगाना होगा कि आखिर किसने एक बच्चे को चुराकर उसे बंद करके रखा था। जेफ हल्के से बोलता है, मेरे जैसे आदमी के बच्चे को कौन चाहेगा, तुमने देखा ना मेरा बाप कैसा है। वह बताता है कि उसने आर्मी इसलिए ज्वाइन की टू फाइंड अ फैमिली, लेकिन वहाँ भी वह असफल हो गया। वह एक घटना याद करता है जब उसे एक बच्चे पर गोली चलाने के लिए कहा गया था जो कि आतंकवादी था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसका कमांडर कर्ट्स नाराज हुआ, लेकिन फिर भी कहता था कि जेफ उसका परफेक्ट सोल्जर है। जेफ कहता है वह हर हाल में मेरे साथ खड़ा रहता था। ब्रायन कहता है असल में परिवार यही होता है, एक दूसरे के साथ खड़े रहना। दोपहर में ब्रायन नोटिस करता है कि जेफ और सीजे बिल्कुल एक जैसी हरकतों में खाना खा रहे हैं। वह पूछता है कि क्या जेफ को उस सीक्रेट सुविधा से किसी और का चेहरा याद है। तभी जेफ को याद आता है जैक। ब्रायन पूछता है कि उन्हें जैक कैसे मिलेगा। जेफ बताता है कि जैक हमेशा उससे डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाने में मदद मांगता
मांगता था तो वह एक नकली अकाउंट बनाकर उसे मैसेज कर सकता है। वे कोशिश करते हैं लेकिन जैक समझ जाता है कि यह बॉट है और उसे ब्लॉक कर देता है। तब ब्रायन एमिली की फोटो इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। वह एमिली बनकर जैक से फ्लर्ट करता है। कुछ छेड़छाड़ भरी चैट के बाद जैक एक होटल रूम में मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही जैक अंदर आता है, जेफ उसे पकड़कर बांध देता है। वह पूछता है कि उन्होंने सीजे को क्यों पकड़ा और उस सुविधा में क्यों बंद किया था। जैक बताने से मना करता है। जेफ उसे वाटर बोर्डिंग की धमकी देता है, मतलब ठंडा पानी उसके सिर पर डालता है, लेकिन जैक कुछ नहीं बताता। तब ब्रायन एक नया तरीका अपनाता है, उसे ब्यूटी किट दिखाकर डराता है। जैक हंसते हुए कहता है कि उससे भी वह नहीं बोलेगा। फिर ब्रायन उसके सामने एक मोटी रकम फेंकता है। बस यही काम करता है। जैक बताता है कि सीजे जेफ का असली बेटा नहीं है। सीजे एक क्लोन है, क्लोन जेफ। वो बताता है कि सीजे जेफ से ज्यादा तेज, ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्मार्ट है। ब्रायन पूछता है कि आखिर कोई जेफ को क्लोन क्यों करेगा। जैक नाम नहीं बताता तो जेफ एक लैंप उठाता है। डरकर जैक चिल्लाता है, साइमन मैडॉक्स। ब्रायन फोन पर साइमन का नाम सर्च करता है और पता चलता है कि वह सिलिकॉन वैली का अरबपति टेक टाइकून है। उसी समय ब्रायन के फोन पर एमिली की कॉल आती है। वह उठाता है लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसें सुनाई देती हैं। फिर फोन पर लाइव वीडियो दिखाई देता है। एमिली घर में ग्रोसरी रख रही है। एक औपनाक आवाज कहती है कि अगर ब्रायन ने सीजेड को सौंपा नहीं तो वे एमिली को मार देंगे। वह उसे लोकेशन भेजते हैं और तुरंत वहां पहुंचने को कहते हैं। कार में जेफ तारीफ करता है कि ब्रायन ने इतनी जल्दी साइमन का पता लगा लिया। वह कहता है कि उसे ब्रायन की हिम्मत वाली बात याद है और अब वह सीजे से थोड़ा जुड़ाव महसूस कर रहा है। तभी कई काली कारें उनके आसपास आकर रुकती हैं। ब्रायन लुक्स को कार में वापस बैठने को कहता है। फिर वह जेफ की ओर देखता है और माफी मांगता है। वह बताता है कि उन लोगों ने एमिली को मारने की धमकी दी थी। यही वजह थी कि वह उन्हें यहाँ लेकर आया था। साइमन गाड़ी से बाहर आता है और उसके लोग सीजे को घसीटते हुए ले जाते हैं। जेफ उससे आखिरी बार बात करने की विनती करता है, लेकिन साइमन ठंडे अंदाज में कहता है कि सीजे किसी भी तरह का भावनात्मक रिश्ता बना ही नहीं सकता। जेफ इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वह सीजे से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। वह वादा करता है कि वह उसे ढूंढकर सब ठीक कर देगा। फिर वह सीजे को हाई फाइव देने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन सीजे उसे छोड़कर चला जाता है। उसी समय लुक्स दौड़कर सीजे के पास आता है, अपनी हुडी उसे देता है और उसे कसकर गले लगाता है। फिर सीजे को ले जाया जाता है। साइमन का एक आदमी जेफ पर बंदूक तानता है, लेकिन ब्रायन घबराहट में एक्सेलरेटर दबाता है और आंखें बंद करके उस आदमी को गाड़ी से मारने की कोशिश करता है। वह पूरी तरह चूक जाता है। आंखें खोलकर वह लुक्स से पूछता है, क्या मैंने उसे मार दिया? क्या मैं कूल लगा? लुक्स सिर हिला देता है। ब्रायन निराश होकर कहता है कि वह ना तो बदमाश है और ना ही कूल। लुक्स मुस्कुराकर कहता है कि वह उसे जैसे है वैसे ही प्यार करता है। ब्रायन फिर से जेफ से माफी मांगता है और कहता है कि उन्हें सीजे को बचाना होगा, लेकिन जेफ कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि शायद सीजे बचना भी नहीं चाहता। तभी उस आदमी की जेब से एक पिंग की आवाज आती है। जेफ देखता है कि वह ब्रायन का फोन है। ब्रायन लुक्स से पूछता है कि ट्रैकर कहाँ है। लुक्स कहता है कि वह उसकी हुडी में है, वही हुडी जो उसने सीजे को दे दी। ब्रायन चिल्लाता है, मैंने सोचा तुमने इसे बंद कर दिया था। लुक्स कहता है, किया था, लेकिन सीजे ने शायद इसे फिर ऑन कर दिया। समझते ही कि अब सीजे की लोकेशन मिल सकती है, वे सिग्नल फॉलो करते हैं और वह सीधा जेफ के पुराने वर्क प्लेस की ओर जा रहा होता है। लेकिन फिर और ज्यादा क्लोन आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। वे एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। क्लोन उन पर दौड़ते हैं, लेकिन एक अदृश्य फील्ड उन्हें रोक देता है। आखिर में दोनों पकड़े जाते हैं, लेकिन जेफ एक गार्ड को मुक्का मारकर ब्रायन को भागने का समय देता है। जेफ को साइमन के पास लाया जाता है, जहां उसका पुराना ऑफिसर कर्ट्स खड़ा होता है। कर्ट्स कहता है कि उसे जेफ पसंद था, लेकिन उसकी कमी, हमदर्दी उसे पसंद नहीं थी। वह बताता है कि उसने परफेक्ट सोल्जर बनाने के लिए साइमन की क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जेफ के डीएनए को उस समय लिया गया था जब उसे रैंडम ड्रग टेस्ट कराए जाते थे। ये क्लोन कभी थकते नहीं, सवाल नहीं पूछते और कोई भावना नहीं रखते। कर्ट्स सीजे को क्रॉसबो देता है और कहता है कि वह जेफ को मार दे। जेफ सीजे से कहता है कि वह मशीन नहीं है, वे दोनों एक जैसे हैं। सीजे हिचकिचाता है, फिर अचानक मुड़कर साइमन को गोली मार देता है। अराजकता फैल जाती है। जेफ और सीजे साथ मिलकर क्लोन्स को खत्म करते हैं। कर्ट्स जेफ पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी ब्रायन गाड़ी लेकर घुसता है। वह फिर से कर्ट्स को मारने की कोशिश करता है और फिर भी चूक जाता है। वह हाँफते हुए लुक्स से पूछता है, क्या इस बार कूल लगा? लुकस हंसते हुए कहता है, हाँ इस बार बहुत कूल। लड़ाई खत्म होने के बाद जेफ सीजे के पास जाता है। हाई फाइव की जगह इस बार सीजे उसे गले लगाता है। वे सभी बाहर निकल जाते हैं और जेफ विस्फोट कर देता है, जिससे पूरा बिल्डिंग उड़ जाती है। कई हफ्तों बाद जेफ ब्रायन के घर आता है। ब्रायन दरवाजा खोलता है। जेफ कहता है, किसी ने मेरे घर में आग लगा दी। ब्रायन घबराकर पूछता है, साइमन के लोग? जेफ कहता है, नहीं, कुछ और बुरे लोग थे, सब बताता हूँ। कृपया हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।